एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। इसके पहले हमने पॉलिटी में बहुत सारे एमसीक्यू सीरीज़ को कवर किया है। प्रेसिडेंट देखिए, वाइस प्रेसिडेंट, सीएम, गवर्नर, अमेंडमेंट, ऐसे कई सारे हम टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में। तो कई सारी कमिटीज़ जो होती हैं वो बनती हैं। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या होती हैं, एडहॉक कमेटी कौन सी होती हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, किस पोर्शन को हमें पढ़ना है और किस पोर्शन को हमें नहीं पढ़ना है, ये बात भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइएगा। लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। कॉपी पेन लेके बैठेंगे जिससे आप नोट्स प्रिपेयर कर सकें और पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पॉलिटी सीरीज में पार्लियामेंट्री कमेटी पर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब पार्लियामेंट में भी कई सारे काम होते हैं। एडवाइस करने का काम होता है, रिपोर्ट्स को चेक करने का काम होता है। तो पार्लियामेंट में कई सारी कमेटियाँ बनाई जाती हैं। तो बेसिकली दो प्रकार की कमेटी होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी। जैसे कि आप लोग सुनते हैं ना, एडहॉक बेसिस पे हमने ज्वाइन किया है। मतलब एडहॉक का क्या मतलब होता है, टेम्पररी बेसिस पे। जब काम की ज़रूरत है तो एक कमेटी बना दी, इसने अपना काम किया और वो कमेटी खत्म हो गई। समझ में आया। तो एडहॉक कमेटी जो होती है वो टेम्पररी होती है, जो पर्टिकुलर कॉज के लिए बनाई है, वो काम खत्म हुआ और कमेटी भी खत्म। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, और स्टैंडिंग कमेटी जो होती है पार्लियामेंट की, वो एक परमानेंट कमेटी होती है। कौन सी होती है, परमानेंट कमेटी होती है। ये कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर, हर साल इसे बनाया जाता है ना, और इसका काम लगातार चलता रहता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे वो स्टैंडिंग कमेटी से मिलेंगे, एडहॉक कमेटी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, स्टैंडिंग कमेटी बनना है। अब स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट में कितने प्रकार की होती है, जैसे कि आपने देखा कि पार्लियामेंट्री कमेटी तो दो प्रकार की है, एक स्टैंडिंग है और एक एडहॉक है। तो अब स्टैंडिंग कमेटी कितने प्रकार की होती है, तो स्टैंडिंग कमेटी जो है वो 6 प्रकार की होती हैं। अब क्या वो हमें 6 प्रकार की कमेटी पढ़ना है, तो आंसर है नो। हमें केवल 2 प्रकार की कमिटीज़ पढ़नी है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी की 6 कैटेगरी होती हैं। आपको जो 2 कैटेगरी पढ़नी है वो है फाइनेंशियल कमेटी और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। यहाँ से इतने पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। जबकि एडहॉक कमेटी की केवल 2 कैटेगरी होती हैं, एक होती है इंक्वायरी कमेटी और एक होती है एडवाइजरी कमेटी। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इनमें से कौन सी एडहॉक कमेटी है। तो 2 कमेटी एडहॉक कमेटी है, इंक्वायरी कमेटी है और एडवाइजरी कमेटी है। बाकी जो 6 हैं आपकी कैटेगरी, वो आपकी क्या है, स्टैंडिंग कमेटी है। और स्टैंडिंग कमेटी में भी 2 कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। एक है फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल कमेटी के अंदर 3 कमेटीज आती हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी, अभी हम देखेंगे कितने मेंबर होते हैं, कौन अपॉइंट करता है और इनका काम क्या है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके सामने लिखेंगे वीवीआईपी। फिर है एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो फाइनेंशियल कमेटी में 3 कैटेगरी हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। वहीं होती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। हर एक डिपार्टमेंट, रेवेन्यू के लिए फिनेंस का अलग डिपार्टमेंट, रेलवे का अलग है, कोल एंड माइंस का अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है। प्रेजेंट में 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी हैं और हर कमेटी में 31 मेंबर होते हैं। बात समझ में आई मैंने क्या बोला। अभी प्रेजेंट में डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कितनी है, 24 हैं, और हर एक कमेटी में मेंबर कितने हैं, 31 मेंबर है। अभी हम इनको भी देखेंगे। तो आपको याद क्या क्या रखना है, एक बार रिवाइज कर देती हूँ, फिर हम एमसीक्यू देखेंगे। आपको याद रखना है कि हमारे पास पार्लियामेंट्री कमेटी 2 प्रकार की हैं, स्टैंडिंग है और एडहॉक है। स्टैंडिंग परमानेंट होती हैं, एडहॉक टेम्पररी होती हैं। स्टैंडिंग कमेटी की 6 कैटेगरी हैं और एडहॉक कमेटी की 2 कैटेगरी हैं। एडहॉक में आपको इंक्वायरी कमेटी और एडवाइजरी कमेटी मिलती है, जबकि स्टैंडिंग कमेटी में आपको फाइनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, कमेटी टू इंक्वायर, है ना, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस, हाउस कीपिंग कमेटी एंड सर्विस कमेटी। तो इस तरीके से पूरी 6 कमेटीज़ होती हैं। और आपको जो पढ़ने वाली है, इंपॉर्टेंट है, वो है एक फाइनेंशियल कमेटी, जिसके अंदर हम पब्लिक अकाउंट कमेटी पे एमसीक्यू देखेंगे, एस्टीमेट कमेटी पे क्वेश्चन देखेंगे, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग देखेंगे, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी पे क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा आप बाकी चीज़ों के नाम से ही बता सकते हैं। एथिक्स कमेटी, जैसे कि अगर आप लोकसभा राज्यसभा के सेशन में बैठे हो तो आपके कुछ एथिक्स होते हैं ना, आप गाली गलौज नहीं करोगे। हालांकि जो सब होता है वो तो एथिक्स के अंदर काउंट नहीं होता है, हमें पता है, लेकिन एथिक्स कमेटी भी होती है। अगर आप कोई गलत तरीके से स्पीच देते हो, गलत बातें करते हो या आपका बिहेवियर सही नहीं होता, तो ये एथिक्स कमेटी जो होती है वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है ना। तो ऐसे कई सारी कमेटीज यहाँ पे देख सकते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हम देखेंगे। रूल कमेटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई कैसे होगी, तो उसके लिए एक रूल बुक होती है ना। आप लोग पढ़ते हैं कि लोकसभा का रूल नंबर ये है, राज्यसभा का रूल नंबर ये है। तो रूल बुक होती है, रूल कमेटी होती है। और रूल कमेटी के हेड कौन होते हैं, उस हाउस का जो चेयरमैन होता है। जैसे कि अगर लोकसभा की रूल कमेटी है तो स्पीकर होंगे चेयरमैन,
और जो अगर राज्यसभा की रूल कमेटी है तो उसके चेयरमैन जो होंगे वो हेड होंगे। तो इस तरीके से कई सारी कमेटीज होती हैं। तो हमें मेनली क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। तो यूपीएससी तक लेवल के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। जैसा कि मैंने बताया कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है वो एक आपकी स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, जो कि अभी टोटल कितनी है, 24 है। और हर एक कमेटी में कितने मेंबर है, 31 का मेंबर है। दे वर सेटअप इन 1993, पहला स्टेटमेंट। हर एक कमेटी में 31 मेंबर है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा है कि एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइस देने का काम करती है। तो जितनी भी कमेटीज होती हैं उनका काम एडवाइस देना ही होता है, डिसीजन देना नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि कमेटी बनाई जाती है एडवाइस देने के लिए, डिस्कशन करो और एडवाइस दो, डिसीजन लेने की पावर नहीं है। तो लगभग सभी कमेटीज जो हैं वो एडवाइजरी कमेटी होती हैं। तो कौन से स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा डी। सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम ही सही हैं। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रूल कमेटी ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा की जो रूल कमेटी है उसके आधार पे 1993 में पहली बार जो है वो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ को बनाया गया था। इनिशियली 17 जो है वो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी थी, लेकिन 2004 में हमने 17 से बढ़ाकर 24 कर दिया। तो आज के समय में 24 हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टैंडिंग कमेटी का, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, पार्लियामेंट होते हैं, उनकी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी चेक करना है ना, कि आने वाले समय पे जैसे कि आप रेलवे के लिए आप देख रहे हो तो आपको कौन से क्वेश्चन रेज करने हैं, आपको बजट में कौन सी बातें उठानी है, जिससे आप डिबेट में इफ़िशिएंटली पार्टिसिपेट कर सके। जो बजट वगैरह की डिबेट होती है ना, तो उसमें आप इफ़िशिएंटली पार्टिसिपेट करें कि आपको स्कीम को रन करने के लिए कितना पैसे का ज़रूरत है। इस तरीके से पूरा कमेटी देखने का काम करती है। तो 24 हमारे पास अभी स्टैंडिंग डिपार्टमेंटल कमेटी है और हर एक कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 21 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 31 में से 10 राज्यसभा से हैं और 21 मेंबर जो हैं वो लोकसभा से होते हैं। क्लियर हो गया? हो गया। चलो, अब द मेंबर ऑफ लोकसभा आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। अब यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में वो नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, और राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है वो चेयरमैन की मदद से होता है। लेकिन कोई भी जो मिनिस्टर होता है ना, वो मेंबर नहीं होता है इन कमिटीज़ का। अदर जो लोग होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, वो इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं, लेकिन जो मिनिस्टर की पोजीशन पे है वो इस कमेटी के मेंबर में शामिल नहीं होते हैं। अ मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। अगर कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं लोकसभा का कोई व्यक्ति है, वो किसी कमेटी का मेंबर है, लेकिन बाद में उसका पोर्टफोलियो अपग्रेड होकर वो किसी मिनिस्टर में चला जाता है, तो उसकी ये मेंबरशिप यहाँ कमेटी से हटा दी जाएगी, क्योंकि कोई भी मिनिस्टर कमेटी का मेंबर नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना है। और ये जो टर्म होती है स्टैंडिंग कमेटी की वो 1 साल के लिए होती हैं। कितना होती हैं? 1 साल के लिए होती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि 24 यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी है, जिनमें से 8 जो है वो राज्यसभा के अंदर काम कर रही हैं और 16 जो है वो लोकसभा के अंदर काम कर रही हैं। तो 24 कमिटीज़ में से 8 राज्यसभा के अंदर काम कर रही हैं, 16 लोकसभा के अंदर काम कर रही हैं। 31 मेंबर होते हैं हर एक कमेटी में, जिसमें से 10 राज्यसभा से होते हैं और 21 लोकसभा से होते हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द पार्लियामेंट्री कमेटी। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? लिखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी इज अपॉइंटेड आर इलेक्टेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन। बिल्कुल सही बात है, स्पीकर और चेयरमैन ही लोगों को, मेंबर्स को अपॉइंट या नॉमिनेट या इलेक्ट करने का काम करते हैं। और ये जो जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ना, वो अपनी रिपोर्ट भी स्पीकर या फिर चेयरमैन को देते हैं। अगर लोकसभा में रिपोर्ट दे रहे हो तो आप स्पीकर को दोगे, और राज्यसभा में अगर रिपोर्ट दे रहे हो तो आप चेयरमैन को दोगे। तो वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन, बिल्कुल सही बात है। हैज़ अ सेक्रेटरीट प्रोवाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबमिट टू रिपोर्ट टू हाउस और स्पीकर। तो बिल्कुल ए सही है, बी सही है, डी सही है, लेकिन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा इतनी चीज़ें। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ कमिटीज़, जैसे कि फाइनेंशियल कमेटी। तो फाइनेंशियल कमेटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है, और कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग है। पब्लिक अकाउंट कमेटी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया है ना, कि हमने मान लेते हैं रेलवे में इतना खर्च किया है, इस प्रोजेक्ट के लिए इतना है, इस स्कीम के लिए इतना है, तो गवर्नमेंट के खर्चों की ऑडिटिंग करने का काम पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कैग होता है ना, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल,
कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में देते हैं, पार्लियामेंट से रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाती है और कैग की रिपोर्ट को भी चेक करने का काम पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी को 1921 में 1921 में गठित किया गया था और पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, जिनमें से 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है। अब है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी इट्स एवोल्यूट द गवर्नमेंट प्लान एक्सपेंडिचर एस्टीमेट। अभी बजट तैयार नहीं हुआ है, लेकिन आप बजट में रखते हो ना कि हमको इस साल डिफेंस में इतना एस्टीमेट खर्चा करना है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट में इतना खर्चा करना है, तो एस्टीमेट कमेटी यही करती है कि हमें बताती कितना एक्सपेंडिचर होगा। तो एक एस्टिमेशन प्रोवाइड करने का काम ये एस्टीमेट कमेटी करती है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या होगी। एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। लेकिन याद रखना है कि एस्टीमेट कमेटी में कोई भी मेंबर राज्यसभा से नहीं होता। एस्टीमेट कमेटी में सारे के सारे जो 30 मेंबर होते हैं वो केवल और केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो इस बात को याद रख लेंगे हम। फिर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग जो होती हैं उनकी रिपोर्ट्स, उनकी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग करने का काम जो है वो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग करती है। इसमें भी 22 मेंबर्स हैं, 15 जो है वो लोकसभा से हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से हैं। तो इस तरीके से 3 हमारे पास फाइनेंशियल कमेटी हो गई। इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में 22 मेंबर हैं और एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर हैं, लेकिन वो 30 के 30 जो है वो लोकसभा से हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? बोला गया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंतर्गत सेटअप किया गया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो अपोजिशन पार्टी के होते हैं। इट एग्जामाइन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। इट रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी। मैंने जैसा कि कहा है कि सारी कमेटी एडवाइजरी ही होती है। अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ कमेटी। बिल्कुल सही बात है, कोई भी मिनिस्टर कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। तो 5वां स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट तो आपको दिख ही रहा है कि ऑडिटिंग करने का काम, अकाउंट चेक करने का काम करता है। और चेयरमैन जो होते हैं, जैसे कि 22 मेंबर है ना, 15 मैंने बोला लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और यहाँ पर जो इस कमेटी का हेड होगा वो अपोजिशन का लीडर होगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड कौन होगा? अपोजिशन का व्यक्ति होगा, अपोजिशन पार्टी से होगा। जैसे अगर अभी देखें हम तो अधीर रंजन चौधरी जी पब्लिक अकाउंट कमेटी के आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो कमेटी है वो 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से नहीं बनाई गई है, 1921 में कमेटी बनी है। तो 1921 के पहले कौन सा एक्ट आया होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 के एक्ट से पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी है। मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2, 3, 4 और 5 ये स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी बातें अगर आपको पता होंगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। प्रेजेंट में 22 मेंबर है, 15 लोकसभा से हैं, 7 राज्यसभा से हैं। मेंबर जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा हर साल इलेक्ट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। इनका टर्म जो होता है वो 1 साल का होता है। कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं होता है। चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड। जितने भी मेंबर चुने गए हैं ना 22 लोग, उनमें से ही जो है वो चेयरमैन बनाया जाता है। लेकिन चेयरमैन स्पीकर चुनता है और वो अपोजिशन का व्यक्ति होता है। अपोजिशन पार्टी का लीडर ही जनरली पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होता है। 1966-67 तक जो चेयरमैन होता था वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता था, लेकिन 1967 के बाद जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो अपोजिशन पार्टी से होता है। ठीक है। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? कैग की रिपोर्ट को चेक करना, ऑडिटिंग करना, गवर्नमेंट के खर्चों को देखना, ये सभी काम इसके होते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? मेनली पार्लियामेंट्री कमेटी और आर ऑफ 2 टाइप। जनरली जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। बिल्कुल हाँ, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है और एक एडहॉक कमेटी होती है। एडहॉक कमेटी आर द परमानेंट नेचर। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट कि एडहॉक कमेटी तो परमानेंट नेचर की नहीं होती है, ये टेम्पररी नेचर की होती है। पार्लियामेंट्री कमेटी आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात भी सही है। अगर आप आर्टिकल 105 देखेंगे और आर्टिकल 118 देखेंगे तो 105 और 118 में आपको पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी टाइम पीरियड फॉर द पार्लियामेंट्री कमेटी, और ये बात भी सही है। जब ज़रूरत होती है तो पीरियोडिक बेसिस पे इनको गठन किया जाता है, ज़रूरत नहीं है तो नहीं बनाया जाता। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। तो ऑप्शन डी भी सही है। तो केवल बी गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है
इज अपॉइंटेड आर इलेक्टेड बाय द हाउस आर द नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन। ये गाइडेंस या डायरेक्शन स्पीकर और चेयरमैन के ऊपर ही काम करते हैं और अपनी रिपोर्ट भी स्पीकर और चेयरमैन को ही सबमिट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट मेड फॉर डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। डे टू डे बिजनेस के लिए कौन सी कमेटी काम नहीं कर रही है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कमेटी ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल, रूल कमेटी, एडहॉक कमेटी। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि डे टू डे बेसिस मतलब क्या होता है। डे टू डे बेसिस का मतलब ये हुआ ना कि आप परमानेंट की बात कर रहे हो, जबकि एडहॉक कमेटी जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। हाउ मैनी मेंबर आर इन पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर हैं? 22 मेंबर हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चेयरमैन अपोजिशन का व्यक्ति होगा। कौन सा स्टेटमेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत बनाया गया है। अभी देखा, बिल्कुल सही है। दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है, इसमें लोकसभा के मेंबर भी होते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं। टर्म ऑफ मेंबर ऑफ कमेटी इज 5 ईयर्स। ये दो बात मैंने कहीं नहीं बोली। जनरली अगर कोई कमेटी होती है तो उसके जो मेंबर का समय होता है वो 1 साल का ही होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अ मिनिस्टर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ कमेटी, दिस इज ऑल्सो राइट, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रेगुलेट द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो इनमें से कौन सी कमेटी है जो टाइम टेबल डिसाइड करती है, प्रोग्राम रेगुलेट करती है कि आज हम पार्लियामेंट में किन मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। ऐसा तो है नहीं, पीरियड डिसाइडेड होता है ना टाइम टेबल कि हमें पार्लियामेंट में ये वाले बिल लाने हैं, इन मुद्दों पर डिस्कशन करना है, एटसेट्रा। तो वो टाइम टेबल कौन बनाता है? तो देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका ये है कि ऊपर की जो 3 कमेटी हैं वो तो ऐसा काम कर नहीं रही हैं, क्योंकि मैंने आपको तीनों के बारे में बताया। एस्टिमेशन देना, पब्लिक अकाउंट को चेक करना, कैग की रिपोर्ट को चेक करना, तो ये तो 3 हुई नहीं। अब बचा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो होती है वही रेगुलेट करती है प्रोग्राम्स हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में, तो ये कमेटी रेगुलेट करती है प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो अब यहाँ पे दोनों हाउसेस के कार्यक्रम अलग अलग होते हैं, लोकसभा का अलग होता है, राज्यसभा का टाइम टेबल अलग होता है। तो लोकसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है ना, उसमें 15 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द स्पीकर जो कि चेयरमैन भी होता है। और राज्यसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसमें 11 मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन एज इट्स एक्स ऑफिसो चेयरमैन, मतलब वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इन्फोर्स कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना हर कहीं ज़रूरी होता है। आपके बॉडी में एथिक्स होने चाहिए, आपको किस तरीके से पार्लियामेंट में प्रेजेंट होना है, तो हर एक का तरीका होता है। तो उसको कौन डिसाइड करेगा? तो एथिक्स कमेटी ही करेगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब एथिक्स कमेटी जो होती है, इफ़ अ मेंबर ऑफ द हाउस कमिटी commit violence or display indiscipline, this committee investigate it and take appropriate action। जैसा कि मैंने कहा, राज्यसभा में इसको 1997 में बनाया गया था और लोकसभा में से 2000 में बनाया गया था। इनमें से कौन सा मैच नहीं है? हाउस कमेटी। हाउस कमेटी का काम क्या, सॉरी करेक्टली मैच है। कौन सा करेक्टली मैच है? हाउस कमेटी का काम क्या होगा? जो भी मेंबर्स हैं उनके घर, वेतन भत्ते, अकोमोडेशन ऑफ मेंबर्स, एम्यूनिटीज जैसे फूड, मेडिकल्स, उन सबको डील करने का काम हाउस कमेटी करती है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। फिर है लाइब्रेरी कमेटी, इज रिलेटेड टू कैलकुलेट ऑल एक्सपेंसेस ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल गलत बात है। रूल कमेटी, तो रूल कमेटी सैलरी देखती है क्या? नहीं, ये तो रूल बनाती है ना कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कैसी होंगी, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो ये बोल रहा है कि पब्लिक अंडरटेकिंग की रिपोर्ट्स को देखती है, तो पब्लिक अंडरटेकिंग की रिपोर्ट्स को नहीं देखती है, तो कैगे की रिपोर्ट को देखती है, तो ये भी गलत है। तो केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। The function of blank committee is examine the estimate included in the budget and suggest economy in the public expenditure। तो कौन सी कमेटी है जो सजेस्ट करती है कि डिपार्टमेंट में कितना एस्टिमेट बजट खर्चा होगा और पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो एस्टिमेट कमेटी का ही काम है ये। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एस्टिमेट कमेटी मैंने बता दिया 30 मेंबर होते हैं और कोई भी व्यक्ति राज्यसभा से नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो पब्लिक अंडरटेकिंग जो कमेटी है वो कृष्णन मेनन की रिकमेंडेशन से बनाई गई थी। मेंबर फ्रॉम राज्यसभा कैन नॉट बिकम चेयरमैन ऑफ द कमेटी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो बिल्कुल सही है कि ये जो है कृष्णन मेनन की कमेटी है, कृष्णन मेनन की रिकमेंडेशन से बनाई गई है। और दूसरा भी सही है कि मेंबर फ्रॉम राज्यसभा कैन नॉट बिकम चेयरमैन ऑफ द कमेटी। आइए हम थोड़ी सी बातें करते हैं।
तो इस कमेटी को 1964 में बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णन मेनन कमेटी से बनाया गया था। इसमें ओरिजिनली 15 मेंबर होते थे, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। 1974 में इसको एक्सटेंड किया गया और अभी जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है उसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। जनरली ये जो कमिटीज़ होती हैं उनमें मैंने कहा कि अपोजिशन का व्यक्ति जो होता है वो लीडर होता है और लोकसभा से ही अपोजिशन का व्यक्ति चुना जाता है जनरली। तो इसलिए बोला गया है कि राज्यसभा के चेयरमैन जो हैं वो यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से जो है वो मेंबर को चुना जाता है। टेन्योर लगभग 1 साल का होता है और कोई भी मिनिस्टर जो है इस कमेटी का मेंबर नहीं होता है। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर हु आर ड्रॉन फ्रॉम द लोकसभा ओनली। तो चेयरमैन जो होते हैं, लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो चेयरमैन को सिलेक्ट करने का काम करते हैं, लेकिन ये लोकसभा से ही होते हैं, राज्यसभा से नहीं होते। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। When is the first parliamentary forum constituted? अब पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्लियामेंट्री फोरम में अंतर होते हैं। पार्लियामेंट्री जो फोरम्स होती हैं, जैसे कि हेल्थ के लिए बना दिया, कोई प्रोजेक्ट आया, एनजीटी का कोई प्रोजेक्ट आया, या फिर आपको कुछ ऐसे इमरजेंसी प्रोविजंस आए तो उनके लिए फोरम्स बनाए जाते हैं। तो ये 2005 से इनकी शुरुआत की गई थी, तो आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए क्वेश्चन लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? कौन सी स्टैंडिंग कमिटी नहीं है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी बिल्कुल है, एस्टीमेट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ये भी है। तो बचा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो कमेटी है वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग? किस कमेटी के रिकमेंडेशन से कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बनाई गई? तो अभी हमने देखा 1964 में रिकमेंडेशन दिया गया था कृष्णन मेनन कमेटी का। इनिशियली 15 मेंबर थे, लेकिन आज के समय में 22 मेंबर हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लोकसभा बट कंप्राइजेस मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑल्सो? इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जो लोकसभा के द्वारा बनाई जाती है लेकिन उसमें राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं? कौन सी कमेटी है? तो देखिएगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है वो टाइम टेबल बनाती है, तो लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है। ओके। कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, तो राज्यसभा के मेंबर के प्रिविलेजेस और लोकसभा के प्रिविलेजेस के लिए अलग अलग कमेटी बनाई जाती है। और रूल कमेटी भी अलग अलग होती है, लोकसभा की भी अलग और राज्यसभा की अलग। लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो लोकसभा के द्वारा बनाई जाती है, 22 मेंबर होते हैं, लेकिन इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज प्रेजेंटेड टू द, पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट किसे प्रेजेंट की जाती है? तो सॉरी, प्रेजेंटेड टू द, किसे प्रेजेंट होगा ये? तो लोकसभा में प्रेजेंट होगी। ऑप्शन डी। इसे मैच करना है, ध्यान से पढ़ेंगे समझ जाएंगे। रूल कमेटी, तो रूल कमेटी क्या करेगी? कंसिडर मैटर ऑफ प्रोसीजर इन द हाउस, किस तरीके से प्रोसीजिंग होगी हाउस में। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करेगी? एग्जामिन ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब ए का तो 2 हो गया और बी का हो गया 1, कहीं मैच हो रहा है? हाँ, सेकंड वाला सही है, तो यही सही होगा। 2 से मिला लो, बाकी भी आप मिला सकते हो, ठीक है। चलो, द स्पीकर इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द, तब स्पीकर जो है वो किस कमेटी के चेयरमैन होते हैं? तो जो रूल कमेटीज़ होती हैं, चाहे वो लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो, उसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन ही होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं अभी और जहाँ से जिस पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं कमिटीज़ के, तो वो मैंने आपको सारे कवर करा दिए हैं। जनरली क्वेश्चन जो है इनके मेंबर से ही पूछा जाता है, तो इनके मेंबर्स को आपको दिमाग में याद रखना है। द एस्टीमेट कमेटी ऑफ द लोकसभा क्या करती है? एस्टीमेट कमेटी 4 ऑप्शन है, जो भी सही आंसर लगता है वो आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सेशन। फिर आगे के सेशन में हम पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके अलावा हमारी जो अलग अलग कमीशंस होते हैं, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, उन पे हम MCQ डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।